बताओ कल लास्ट में क्या कराया था। हम्म। मकर संक्रांति। तो इसका मतलब एक तो मैंने राजस्थान की क्या करा दी, स्थिति करा दी। और जो राजस्थान की स्थिति अपन ने करी है, राजस्थान की जो स्थिति अपन ने पढ़ी है ना, तो एक तो जो पढ़ी है भूमध्य रेखा के सापेक्ष, एक तो क्या पढ़ लिया, भूमध्य रेखा के सापेक्ष। एक पढ़ी है ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष। कौन सी रेखा के, ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष पढ़ी है। ठीक है। एक राजस्थान की स्थिति अपन ने पृथ्वी पर पढ़ी है, इसी को अपन बोल सकते हैं विश्व में राजस्थान की स्थिति, या इसी को अपन बोल सकते हैं ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति। ठीक है ना। इसके अलावा अपन ने क्या क्या पढ़ा है, एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति पढ़ी है। एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति क्या है। ठीक है ना। इसके अलावा अपन ने क्या पढ़ा है, तो भारत में राजस्थान की स्थिति, भारत में राजस्थान की स्थिति ये भी पढ़ा है अपन ने। ठीक है ना। इसके अलावा क्या पढ़ा है अपन ने, तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति पढ़ी है। राजस्थान की क्या पढ़ ली, अक्षांशीय स्थिति पढ़ ली। और इसके अलावा अपन ने राजस्थान की क्या पढ़ ली, देशांतरी स्थिति पढ़ ली। राजस्थान की कौन सी स्थिति पढ़ ली, देशांतरी स्थिति पढ़ ली। इसके अलावा मैंने ये बताया था कि करक संक्रांति क्या होती है, करक संक्रांति क्या होती है, ये भी पढ़ लिया था ना अपन ने। इसके अलावा क्या बताया था मैंने, मकर संक्रांति क्या होती है, ये भी पढ़ा था अपन ने। ठीक है। आज पढ़ेंगे, एक तो क्या पढ़ेंगे, बसंत विषुव पढ़ेंगे कि बसंत विषुव क्या होता है। क्या पढ़ेंगे, बसंत विषुव क्या होता है। इसके अलावा पढ़ेंगे आज शरद विषुव क्या होता है। ठीक है ना, शरद विषुव क्या होता है। इसके अलावा अपन पढ़ेंगे कर्क रेखा की बारे में। कर्क रेखा राजस्थान में कहाँ से गुजरती है, कर्क रेखा की स्थिति राजस्थान में पढ़ेंगे। इसके अलावा बात करेंगे अपन राजस्थान का क्षेत्रफल, आज राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। और राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में बात करने के बाद फिर बात करेंगे राजस्थान की सीमा रेखा। राजस्थान की किसकी बात करेंगे, सीमा रेखा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये चीजें बात करनी है। तो मैं ये बात कर चुका हूं पहले आप लोगों से कि भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में। बता चुका हूं मैं, भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में। फिर मैंने बात करी थी ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है, पूर्वी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। इसके बाद मैंने बात करी थी पृथ्वी या विश्व पर राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। और मैंने बताया था कि यदि कोण पूछा जाएगा तो कोण कौन सा आ जाएगा, कौन सा कोण आ जाएगा। फिर एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति क्या आएगी, दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में, दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में। इसके अलावा भारत में राजस्थान की स्थिति क्या आएगी, उत्तर पश्चिम गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में। और इसमें कोण कौन सा आएगा, नैऋत्य। इसमें कोण कौन सा आएगा, वायव्य कोण। आचरण से स्थिति राजस्थान की क्या बताई थी, तो 23 डिग्री 3 मिनट से 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट बताई थी। राजस्थान का उत्तरी, पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी बिंदु भी बताया था मैंने। ठीक है। इसके अलावा राजस्थान की देशांतरी स्थिति पूछी जाए तो 69 डिग्री 30 मिनट से, 69 डिग्री 30 मिनट से क्या बताया था मैंने, 78 डिग्री 17 मिनट बताया था मैंने। और टोटल जो देशांतर बताए थे राजस्थान के कितने बताए थे, 8 डिग्री 47 मिनट। ठीक है ना। और राजस्थान का पूर्वी पश्चिमी बिंदु भी बताया था। करक संक्रांति कब होती है, तो करक संक्रांति होती है 21 जून को। करक संक्रांति कब होती है, 21 जून को। करक संक्रांति में क्या होता है कि जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी चमकती है उसे क्या कहते हैं, और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी कब चमकती है, 21 जून को। तो 21 जून को राजस्थान में दिन तो क्या होता है, दिन तो क्या होता है सबसे बड़ा, और रात क्या होती है
रात क्या होती है, छोटी। और राजस्थान में सबसे बड़ा दिन कब होता है, और राजस्थान में सबसे छोटी रात कब होती है। फिर मकर संक्रांति क्या बताई थी, तो मकर संक्रांति कब होती है, 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को बताई थी, जब सूर्य की किरणें कौन सी रेखा पर, मकर रेखा पर सीधी चमकती है, उसे क्या कहते हैं, मकर संक्रांति। तो इस दिन राजस्थान में सबसे छोटा तो क्या होता है, सबसे छोटा तो क्या होगा, दिन होगा। और सबसे बड़ी क्या होगी, सबसे बड़ी क्या होती है, रात। यहां तक बात कर चुके थे अपन ने, बसंत विषुव शरद विषुव के बारे में बात नहीं करी थी। इन चीजों के बारे में अपन ने अभी तक बात नहीं की है। बात अपन ने यहाँ तक ये पढ़ लिया था पूरा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कोई क्वेश्चन तो पूछ लो। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है नहीं पूछना। सारे के सारे बच्चे होशियार हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, है कि नहीं। एक बार पढ़ाने से क्या आ गया, समझ में आ गया, कोई समस्या नहीं है। आगे चले फिर। अच्छा, कॉपी बुला ली लोगों ने, कई लोग तो अभी रफ कॉपी भी लिख रहे हैं, है कि नहीं। भगवान इनका भी भला करे, है कि नहीं। क्यों कॉपी क्यों नहीं बना रहे हो आप लोग, राजस्थान की कॉपी क्यों नहीं बना रहे हो आप लोग। आवश्यकता नहीं है कॉपी बनाने की, आवश्यकता है क्या, तो फिर क्यों नहीं बना रहे हो। बना ली, कहाँ पर, घर बना ली, हद करते हो। तुम लोगों को इतना टाइम कैसे मिल जाता है, यहाँ का लिखा हुआ फिर घर पे जाके लिखते हो, फिर याद कब करते हो। मेरी बात सुनो, ये जो रफ में लिखना फिर घर पे जाकर के फेयर करना, ये स्कूल तक ही छोड़ दिया करो। ये कहाँ तक चलता है। अब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, और कंपटीशन वाले बच्चे के पास ये टाइम नहीं है, ये तो फालतू का टाइम बर्बाद है कि यहाँ रफ में लिखो फिर घर पे जाके फेयर में लिखो, इससे कुछ नहीं होता है। डायरेक्ट यहाँ फेयर में लिखा करो, घर पे जाके क्या किया करो, याद किया करो। अभी तो आपका बीएसटीसी का एग्जाम है, बीएसटीसी का पेपर पास करने से आपकी नौकरी नहीं लग रही भाई। बीएसटीसी का पेपर पास करने से आपकी नौकरी नहीं लग रही। नौकरी तो आपकी कब लगेगी, जब आप किसी वैकेंसी, बीएसटीसी करने के बाद, बीएसटीसी करने के बाद आप क्या दोगे, पेपर दोगे, उस पेपर से नौकरी लगेगी। और उस पेपर में पूरी राजस्थान ज्योग्राफी, यही पूरी राजस्थान जीके का भंडार है। आपको पता, उसमें राजस्थान जीके जीके के ओनली कितने क्वेश्चन आएंगे, 90 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, 90 क्वेश्चन अकेले राजस्थान जीके के आएंगे। जब बीएसटीसी पास करके जाओगे ना, लेवल 1 का एग्जाम दोगे आप, तो उसमें ओनली राजस्थान जीके के कितने क्वेश्चन आएंगे, 90। तो अकेले ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चन आएंगे, तो 35 से 40 क्वेश्चन अकेले ज्योग्राफी के आएंगे। और वहां फिर दोबारा से बढ़ाने के लिए बैठोगे कॉपी, और दोबारा से कोचिंग करोगे, यहाँ रफ में लिखा रह जाएगा ये। तो एक बार आपको ढंग से ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है, एक बार फेयर कॉपी बना लो, ताकि ये भविष्य में भी आपको काम आएगी, ठीक है ना। तो ये रफ में लिखना छोड़ दो, यहाँ डायरेक्ट फेयर में लिखा करो। और डायरेक्ट फेयर में लिखने के बाद घर पे सिर्फ क्या किया करो, जाकर के याद किया करो। क्योंकि जो आपको ये राजस्थान ज्योग्राफी है ना, कोई भी राजस्थान के अंदर एग्जाम दोगे ना, तो इसके बिना आप उसको पास नहीं करोगे। आपका उद्देश्य ओनली बीएसटीसी करना नहीं है, आपका उद्देश्य क्या है, गवर्नमेंट जॉब करना। और गवर्नमेंट जॉब बीएसटीसी के बाद जो एग्जाम दोगे, ठीक है ना, ये तो ओनली पात्रता है। बीएसटीसी का इस पेपर को पास करने से ओनली तो आप बीएसटीसी करोगे। बीएसटीसी करेंगे तो बहुत सारे लोग डोल रहे हैं, पता है कि नहीं, कितने सारे लोगों ने बीएसटीसी कर रखी है। लेकिन बीएसटीसी करने के बाद आप जिस एग्जाम को दोगे, वो एग्जाम पास हो जाएगा, तभी आपकी क्या लगेगी, नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। तो ये फालतू की बातें छोड़ दो, अभी रफ में लिखना शुरू कर रहे हो, ये कर रहे हो, ठीक है ना। अभी डायरेक्ट फेयर में लिखा करो, और घर से डेली क्या करके आया करो, याद करके आया करो। आगे चले तो अगला टॉपिक अपन लोगों को क्या पढ़ना है, बसंत विषुव पढ़ना है। अगला टॉपिक क्या पढ़ना है, बसंत विषुव पढ़ना है, ठीक है। ठीक है ना। तो मैंने क्या हेडिंग डाली है, बसंत विषुव। बसंत विषुव, ठीक है। अब बसंत विषुव क्या होता है, देखो बसंत विषुव क्या होता है। ये क्या है, बोलो। ये पृथ्वी है, कन्फर्म हूं, लिख दूं मैं यहाँ। ये क्या हो गई, अच्छा, इस पृथ्वी के बीचों बीच में जो एक रेखा होती है, इस रेखा को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं।
क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, और डेट है 21 मार्च आज की, 21 मार्च। 21 मार्च को सूर्य की किरणें सीधी कहां पड़ती हैं, तो सूर्य की किरणें किस पर पड़ती हैं, सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। किस पर पड़ती हैं, भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, भूमध्य रेखा पर। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, बसंत विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं, बसंत विषुव कहते हैं। ठीक है, तो इस दिन 21 मार्च को, 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध हो चाहे वो पूर्ण दक्षिणी गोलार्ध हो, संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होंगे, दिन और रात बराबर होते हैं। दिन रात कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये क्या हो गया, बसंत विषुव। तो बसंत विषुव में कब, तो 21 मार्च को, 21 मार्च को सूर्य की किरणें कहां सीधी पड़ रही हैं, भूमध्य रेखा पर पड़ रही हैं। तो इसको क्या कहते हैं, बसंत विषुव। अब आपने एक सुना होगा शरद विषुव। एक कौन सा होता है, शरद विषुव होता है। ठीक है ना, शरद विषुव क्या होता है, शरद विषुव क्या होता है, देखो ये क्या है, पृथ्वी है। ठीक है ना, और ये बीचों बीच क्या है, ये बीचों बीच क्या है, भूमध्य रेखा है। कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा। और एक डेट है 23 सितंबर। 23 सितंबर को भी, 23 सितंबर को भी सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें किस पर सीधी चमकती हैं, भूमध्य रेखा पर। सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी चमकती हैं। कौन सी रेखा पर, भूमध्य रेखा पर सीधी चमकती है, भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, शरद विषुव। क्या कहते हैं, शरद विषुव। ठीक है ना, अब शरद विषुव का मतलब सर्दी वाला, तो सितंबर में लगभग सर्दी शुरू हो जाती है ना। ठीक है, बसंत का मतलब गर्मी वाला, ना ज्यादा सर्दी ना गर्मी। आज की डेट 21 मार्च, तो ध्यान रखना, चार एक मतलब 4 तिथि बताई है मैंने। 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी कहां पड़ती है, कर्क रेखा पर। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर। लेकिन 2 तिथि ऐसी होती हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को वर्ष में 2 बार सूर्य की किरणें किस पर सीधी चमकती हैं, भूमध्य रेखा पर। तो यहां मैं कौन सी डेट लिख रहा हूं, ये कौन सी डेट आ जाएगी, 23 सितंबर। कौन सी तिथि आ जाएगी, 23 सितंबर। ठीक है, तो 23 सितंबर को भी सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, और 21 मार्च को भी सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। 21 मार्च को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती है, तो इसे क्या कहते हैं, बसंत विषुव। और 23 सितंबर को भी सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हो, तो इसे क्या कहते हैं। तो जब 21 मार्च को दिन रात बराबर होंगे, तो 23 सितंबर को भी दिन रात क्या होंगे, बराबर होंगे। तो 23 सितंबर, कौन सी डेट, 23 सितंबर। 23 सितंबर संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात कैसे होंगे, समान। दिन रात कैसे होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, दिन रात कैसे होते हैं, तो वर्ष में 2 बार सूर्य की किरणें किस पर चमकती है, भूमध्य रेखा पर सीधी। कौन कौन सी डेट को, 21 मार्च को जब सीधी चमकती है तो उसे क्या कहते हैं, और 23 सितंबर को जब चमकती है तो शरद विषुव कहते हैं। इन दोनों तिथि में संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। तो आपसे ये भी कुछ, संपूर्ण पृथ्वी पर तो राजस्थान भी आता है, तो राजस्थान में दिन और रात की स्थिति बराबर कब होती है, समान कब होती है, 21 मार्च और 23 सितंबर। राजस्थान में दिन बड़ा कब होता है, 21 जून को। राजस्थान में दिन छोटा कब होता है, 22 दिसंबर को। राजस्थान में रात छोटी कब होती है, 21 जून को। राजस्थान में रात बड़ी कब होगी, 22 दिसंबर को। चारों तिथि समझ में आ गई। तो सीधा पूछा जाएगा बसंत विषुव क्या होता है,
21 मार्च को सूर्य की किरणों का भूमध्य रेखा पर सीधा चमकना क्या कहलाता है? इस दिन राजस्थान में दिनों रात की अवधि कैसी होगी? और शरद विश्व में क्या होता है? 23 सितंबर को भी सूर्य की किरणें किस पर सीधी चमकती है? इसे क्या कहते हैं? इस दिन राजस्थान में दिनों रात की अवधि कैसी होगी? समझ में आ गया? एडजेक्टिव लिख दो और एडजेक्टिव छाप दो। क्या हो गया? कुछ कह रहे हो क्या? कछु ना कह रहे? ठीक है, कछु ना कह रहे सर। मुझे लगी कि कछु कह रहे हैं। लिखा? तो एक तो अपन ने राजस्थान की अक्षांश स्थिति पढ़ ली, एक राजस्थान की देशांतरी स्थिति अपन ने पढ़ ली। इसके अलावा क्या पढ़ लिया अपन ने?
करक संक्रांति, मकर संक्रांति, बसंत विषुव और शरद विषुव पढ़ लिया। अब अपन ने किसकी बात करी थी? कर्क रेखा की। किसके बारे में बात करी थी? कर्क रेखा के बारे में बात करी थी। आगे चले, चलिए क्या हेडिंग डाली है मैंने? कर्क रेखा। अब यदि आपसे पूछा जाए कि पहली बात तो ये कर्क रेखा है क्या, कर्क रेखा क्या है, तो इसके बारे में 2-3 बातें याद रखें। क्या याद रखें? तो याद रखना है आपको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को। कौन सी? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? तो उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है ना? एक बात तो आपको याद रखनी है। तो पहली बात तो कर्क रेखा क्या है? अक्षांश रेखा है। और कौन सी अक्षांश रेखा है? उत्तरी अक्षांश रेखा है। और उत्तरी अक्षांश रेखा में भी कौन से नंबर की है? 23.5 डिग्री। 3 बातें याद हो गई कि कौन से नंबर की है? 23.5 डिग्री। कौन से अक्षांश की है? तो उत्तर वाली। और रेखा कौन सी है? अक्षांश रेखा। तो इसको क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। एक बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात आपसे क्या पूछा जाएगा कि जो कर्क रेखा है ना, ये कर्क रेखा, ये कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जब भारत की ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे ना, तो मैं बता दूंगा कि 8 राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, अपन को तो प्रेजेंट में किससे मतलब है? राजस्थान से। तो भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है ये रेखा। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब आपको क्या, राजस्थान में कितने जिलों से होकर गुजरती है? और राजस्थान में कर्क रेखा, राजस्थान में कर्क रेखा 2 जिलों से गुजरती है। राजस्थान में कर्क रेखा कितने जिलों से? 2 जिलों से गुजरती है। 2 जिलों से गुजरती है। अब आपको ये 2 जिले पता होना चाहिए, कौन कौन से जिलों से गुजरती है। तो 2 जिलों से गुजरती है। अब ये 2 जिले कौन कौन से हैं? तो ये आपको याद रखना होगा। एक तो कौन सा जिला है? बांसवाड़ा। और दूसरा जिला कौन सा है? डूंगरपुर। एक तो जिला कौन सा हो गया? और एक कौन सा जिला हो गया? डूंगरपुर। इन 2 जिलों से होकर गुजरती है। अब आपको क्या याद रखना है? अगले पॉइंट पे याद रखना है कि राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई, राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई, राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है? राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है? राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर है। कई बुकों में 28 किलोमीटर दे रखी है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है ना? राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। अब इसमें आपको क्या बात याद रखनी है कि जो कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा, कर्क रेखा डूंगरपुर की तो क्या बनाती है? सीमा। और बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है। क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि कर्क रेखा राजस्थान के कौन से जिले की सीमा बनाती है? डूंगरपुर की। तो डूंगरपुर की तो सीमा बनाती हुई गुजरती है, लेकिन बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा डूंगरपुर की क्या बनाती है? सीमा। डूंगरपुर की क्या बनाती है? डूंगरपुर की सीमा बनाती है। डूंगरपुर की क्या बनाती है? सीमा बनाती है। ठीक है ना? तथा बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है। कौन से जिले के? बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है। बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है। मध्य से होकर गुजरती है। बांसवाड़ा के मध्य से होकर क्या करती है? गुजरती है। ठीक है ना? बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है? डूंगरपुर की क्या बनाती है? सीमा। तथा बांसवाड़ा के मध्य से होकर क्या करती है? गुजरती है। ठीक है? अभी बात करूं मैं ऊपर के
ऊपर क्यों नहीं हो रहा है ये? नहीं, तो ऊपर करना चाहता, ऊपर नहीं हो रहा है ये। चलो जो भी, करके तो प्रयास किया, नहीं हो रहा ना। अलग अलग पैनलों पे अलग अलग सिस्टम होता है। तो ये बातें समझ में आ गई। साढ़े 23 चार रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान में कर्क रेखा 2 जिलों से गुजरती है, बांसवाड़ा डूंगरपुर। और राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है? और कर्क रेखा डूंगरपुर की क्या बनाती है? सीमा बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है। अब एक बात और याद रखनी है आपको इसके अंदर। कौन सी याद रखनी है? थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ इसका। ठीक है, अब सुनो, एक चीज और याद रखनी है आपको। क्या याद रखना है इसके अंदर? जो कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा के नजदीक राजस्थान का सबसे नजदीक शहर, वो नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा आ जाएगा? बांसवाड़ा। सबसे नजदीक शहर कौन सा आ जाएगा? कुशलगढ़। कौन सा शहर आ जाएगा? कुशलगढ़ आ जाएगा। तो आपसे पूछा जाए कि जो कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा के सबसे नजदीक, कर्क रेखा के सबसे नजदीक राजस्थान का शहर, राजस्थान का शहर कौन सा आ जाएगा? राजस्थान का शहर कौन सा आ जाएगा? कुशलगढ़। कौन सा शहर आ जाएगा? कुशलगढ़ आ जाएगा। कौन सा शहर आ जाएगा? कुशलगढ़ आ जाएगा। ये राजस्थान का कर्क रेखा के सबसे नजदीक क्या है? शहर हो जाएगा। तो अब देखो ये बातें समझ में आ गई कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा होती क्या है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? और राजस्थान में 2 जिलों से होकर गुजरती है, बांसवाड़ा और राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है? और कर्क रेखा डूंगरपुर की क्या बनाती है? और बांसवाड़ा के, और कर्क रेखा के सबसे नजदीक राजस्थान का शहर, यहाँ नजदीक लिखना भूल गया हूँ, शहर कौन सा आ जाएगा? कुशलगढ़। छाप दो इसको।
लिख दिया। आगे चले, चलिए अब बात करते हैं पर राजस्थान के क्षेत्रफल की। इसकी बात कर रहा हूं मैं, राजस्थान के क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, राजस्थान का क्षेत्रफल। और यदि आपसे पूछा जाए कि सर राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, और राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में पूछा जाए तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। तो ये जो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239, किसके अंदर है, वर्ग किलोमीटर के अंदर। एक और पूछा जाता है आपसे कि सर राजस्थान का क्षेत्रफल जो है ना वर्ग मील में कितना है, तो वर्ग मील में पूछा जाएगा तो 1,32,139 वर्ग मील, 139 वर्ग मील में। तो राजस्थान का क्षेत्रफल दो आधार पर पूछा जाएगा, वर्ग किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, और वर्ग मील में पूछा जाए तो 1,32,139 वर्ग मील। ठीक है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, तो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, तो भारत में प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। यानी भारत में जितने भी राज्य है ना, भारत में जितने भी राज्य हैं इनमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। पूछ सकता है वो कब से, तो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान कब से है, तो 1 नवंबर 2000 से, क्योंकि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य क्या हो गया था, इसलिए राजस्थान का पहला स्थान हो गया। 2000 से पहले देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा था, मध्य प्रदेश। लेकिन मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को अलग हो गया, इसलिए वर्तमान में बड़ा राज्य कौन सा हो गया, तो 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल, 1 नवंबर 2000 से राजस्थान का क्षेत्रफल से, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत में प्रथम स्थान पर है। भारत में कौन से स्थान पर है, प्रथम स्थान पर। ठीक है। अब आपसे क्या पूछ सकता है वो, ये पूछ सकता है कि जो राजस्थान का क्षेत्रफल है ना वो भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो जो राजस्थान का क्षेत्रफल है ना, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का, भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, क्षेत्रफल कितना है, 10.41% है, 10.41% है। अब आपसे पूछा जाए कि जो राजस्थान का क्षेत्रफल है ना, राजस्थान का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, और राजस्थान का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का, विश्व के क्षेत्रफल का 0.25% है। और राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है, 10.41, और राजस्थान का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, 0.25। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान कब हुआ, 1 नवंबर 2000 से। राजस्थान का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में कितना है, 1,32,139, और राजस्थान का क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में कितना है,
अब एक बात और याद रखना कि जो राजस्थान है ना, राजस्थान, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ना, राजस्थान का क्षेत्रफल, तो एक देश है जिसका नाम है जर्मनी, तो जर्मनी के क्या है, बराबर है। ठीक है ना, जापान के बराबर है, जापान के क्या है, बराबर है। इंग्लैंड से कितना है, इंग्लैंड से 2 गुना है, इंग्लैंड से कितना गुना है, 2 गुना। श्रीलंका से, तो श्रीलंका से 5 गुना है, श्रीलंका से कितने गुना है, 5 गुना है। और इजराइल से, तो इजराइल से 17 गुना है, इजराइल से कितने गुना है, 17 गुना। तो जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो जर्मनी के क्या है, जापान के क्या है, इंग्लैंड से कितना है, श्रीलंका से, और इजराइल से कितना है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में कितना है, 1,32,139। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, राजस्थान का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान कब से है, और राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, राजस्थान का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, और राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो जर्मनी की क्या है, जापान के क्या है, इंग्लैंड से कितना है, श्रीलंका से कितना है, और इजराइल से कितना है। छाप दो इसको, समझ में आ गया।
समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ जी। पीछे ये तो रेड क्लिफ रेखा वालों की तो अलग ही कहानी है। क्या बात चल रही है भाई पीछे? हैं? कोई समस्या है? अरे पूछ लो, शर्मा रहे हो। या तो ये शर्मा रहे या दुल्हन शर्माती है। दुल्हन तुम लग नहीं रहे हो, लाल जोड़ा पहन नहीं रखा, शर्मा क्यों रहे हो? हैं? एक लग रहा है। मैडम वो तो ही पे सको है। पहले तो ये बेटा जांच करा, डीएनए टेस्ट करा। हैं? काय की तैयारी कर रहे हो आप लोग? बीएसटीसी कर रहे हो सारे के सारे? ओ, सीईटी की करोगे? काय में धक्का दे रहे हैं? मैडम वो तो लगना रही है कि तू कर्म में धक्का दे रहा हो, मुझे तो ऐसा लग रही है कर्म तो धक्का दे रहे हैं। हैं? लिख दिया इसको? वो सर ने बताया कि नहीं, महाराज सिंह जी सर ने आपको? ओनली एक जीके जीके का बैच शुरू कर रहे हैं हम, पता है कि नहीं? इंडिया की जीके और राजस्थान की जीके, सारी जीके जो किसी भी कंपटीशन में एग्जाम में आए, जीके जीके का बैच शुरू कर रहे हैं अपन, 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक। पर डे 2 घंटे क्लास चलेगी जीके जीके की। उसमें इंडिया की जीके पूरी पढ़ाई जाएगी, राजस्थान की जीके पूरी पढ़ाई जाएगी, प्रत्येक शनिवार को करंट अफेयर भी पढ़ाई जाएगी। कोई भी एग्जाम दो, किसी का भी एग्जाम, पूरी जीके, चाहे दिल्ली पुलिस का, चाहे यूपी पुलिस का, चाहे सीईटी का, चाहे आरएएस का, कोई भी एग्जाम दो, सिर्फ पर डे 2 घंटे पढ़ाया जाएगा, 2 से 4 बजे तक शाम को। और सिर्फ फीस क्या रहेगी उसकी? 1,000 रुपये मंथली। 1,000 रुपये मंथली फीस ली जाएगी, ज़्यादा फीस नहीं ली जाएगी। पर डे 2.5 से 2 घंटे, 2.5 घंटे तो आपको पढ़ाई जाएगा, यानी पर डे 2 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे आपको। पर डे कितने घंटे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे? क्योंकि मुझे पता है कि देखो, जीके जो सब्जेक्ट ऐसा है कि आप पर डे 4 घंटे पढ़ने के बाद जीके को याद नहीं कर सकते। जीके को टाइम देना पड़ता है। जीके को क्या देना पड़ता है? जीके एक एक करके पढ़ा जाता है, पहले एक सब्जेक्ट याद किया जाता है, फिर दूसरा सब्जेक्ट याद किया जाता है। तो हो सकता है आप लोगों को नहीं बताया हो, लेकिन आपके जो संपर्क वाले भाई बहन जो भी यदि कोई करना चाहता है ना, उनको बता देना कि पूरी जीके पढ़ाई जाएगी, चाहे वर्ल्ड की जो जीके हो, चाहे इंडिया की जीके हो, चाहे राजस्थान की जीके हो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, चाहे रीट का हो, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, चाहे पटवार का हो, चाहे आपका जो ग्राम सेवक का हो, चाहे राजस्थान पुलिस का, सबके लिए कॉमन रहेगी जीके। और इसका जो टाइमिंग रहेगी 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक। होली के बाद ये बैच शुरू करेंगे अपन, बता दिया जाएगा। होली के बाद 24 तारीख की होली है। होली के बाद जब क्लासेस लगेंगी ना, शुरू होंगी ना, तो 2 से 4 बजे तक पर डे पढ़ाया जाएगा आपको। सिर्फ जीके जीके पढ़ाई जाएगी आपको। हर शनिवार को आपको क्या पढ़ाई जाएगी? करंट अफेयर पढ़ाई जाएगी। और प्लस 15 दिन जितना पढ़ा दिया जाएगा ना, जितना 15 दिन जीके में पढ़ा दी जाएगी, उसका क्या लगेगा आपका? यानी महीने में 2 टेस्ट। हम झूठ बोल दे दुनिया की तरह कि हर सप्ताह टेस्ट होगा, हर संडे टेस्ट होगा, नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है। ना तो तुम्हारे पास टाइम है, ना हमारे पास टाइम है। हाँ, लेकिन कोशिश ये करेंगे 15 दिन में एक टेस्ट लिया जाएगा जो पढ़ा दिया है 15 दिन के अंदर, आपको पता भी रहे कि रिवाइज। दूसरी बात, शायद बहुत सारे बच्चे तो मुझे यहाँ जानते भी नहीं होंगे। आज महाराज सिंह सर से पूछना मेरे बारे में, वो सर ज्योग्राफी पढ़ाने आते हैं ना, वो कौन है? आप राजस्थान के अंदर जिस कोचिंग का यूट्यूब खोलोगे ना, किसी भी कोचिंग का यूट्यूब खोलोगे, तो मैं आपको दिखाई दे जाऊंगा। राजस्थान का जो भी यूट्यूब खोलोगे ना आप, जो कोचिंग अच्छी लगे आपको, उसका यूट्यूब खोलना और मेरे नाम से क्लास सर्च करना, आपको वहां मिल जाऊंगा। ठीक है ना? थोड़ा पहले मेरी पूरी बात खत्म हो जाने दे। कहने का मतलब यह है कि आज मुझे पढ़ाते हुए कितने साल हो गई? 15 साल। सर से पूछ लेना। पहले मैग्निफिसेंट कोचिंग का नाम सुना है किसी ने? धौलपुर में मैग्निफिसेंट कोचिंग चलती थी। मैंने, अजय गोस्वामी ने, ओपी राजपूत सर ने चलाई थी। ठीक है ना? तो कुछ दिनों तक मैंने महाराज सिंह जी के साथ भी पढ़ाया था। राजलक्ष्मी कोचिंग पहले चलती थी ऑफिसर कॉलोनी में, और उसके बाद मैं जयपुर चला गया। मिशन में, अधिगम में, अभिज्ञान में, सीकर कलाम में, उदयपुर लक्ष्य में, और आपकी जयपुर जो उत्कर्ष है, जोधपुर वाली में नहीं, जो जयपुर उत्कर्ष की ब्रांच कहाँ पर है? जयपुर में। सभी कोचिंगों पर मैंने पढ़ाया है।
लेकिन वो कहते ना, सुबह का भूला शाम को घर लौट आए, तो उससे क्या नहीं कहते, भूला नहीं कहते। पैसा जीवन में खूब कमाया है। 3 बार आरएएस का इंटरव्यू दे चुका हूँ, इस बार चौथी बार आरएएस का मेंस लिखूंगा। ठीक है ना। अब किस्मत है, या तो पैसे नहीं दिए मैंने किसी इंटरव्यू वाले को, या मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं नहीं दे पाया किसी को, या फिर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी मेहनत से ही आरएएस का जॉब करूँ। 3 बार आरएएस का इंटरव्यू दे चुका हूँ, चौथी बार इस बार आरएएस का मेंस लिखूंगा। सिर्फ टारगेट मेरा क्या है, आरएएस में ही जाना है। नवोदय से पास आउट हूँ, 9th कटक से किया, 10th भुवनेश्वर से किया, 11th कोटा से किया, 12th जयपुर से किया, ग्रेजुएशन जीवा यूनिवर्सिटी से किया है, दिल्ली से IIPM से क्या किया, MBA किया है, और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने बेंगलोर सिम्बोसिस से किया है। सारे दुनिया से बाहर ही रहा हूँ, राजस्थान की हर कोचिंग में लगभग पढ़ाया है मैंने। और आपने दिव्य दृष्टि कोचिंग सुनी है ना, विकास दिव्य कीर्ति, उनका 3 साल स्टूडेंट रहा हूँ, IAS की तैयारी करी है उनके सानिध्य में रहकर, दिल्ली मुखर्जी नगर में। तो मैं सिर्फ ये पूरी छोड़ छाड़ के इसलिए आया हूँ कि अब मैं ये चाहता हूँ कि धौलपुर के बच्चों का क्या करूँ, भला करूँ। मेरे पढ़ाए हुए धौलपुर के अंदर, पढ़ाए इधर कितने सारे बच्चे सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में लग गए हैं। कितने सारे बच्चे राजस्थान पे, कभी जाता हूँ ना चौराहे पे खड़ा होकर के, तो चौराहे पे खड़ा होकर के मैं सुपारी भी नहीं खा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे आ जाते हैं और पैरों में क्या करते हैं, ढोक खाते हैं। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि मैं पढ़ाऊंगा जीके आप लोगों को। क्या पढ़ाऊंगा, मैंने देखा है सभी जगह घूम घाम करके, अपने भरतपुर संभाग के बच्चे टीचर क्या पढ़ा रहे हैं जीके। पश्चिमी राजस्थान में जीके पढ़ाने वाला कोई यही नहीं है। जीके पढ़ाने वाले कहाँ के, अपने भरतपुर संभाग के, धौलपुर के जितने भी टीचर है, अच्छे अच्छे टीचर है धौलपुर के, बाड़ी के, यहाँ सब कहाँ पढ़ा रहे हैं, जयपुर कोचिंग को पढ़ा रहे हैं। खूब पढ़ा लिया, खूब पैसा कमा लिया, धौलपुर के बच्चों को पढ़ाना है। अब पढ़ाना उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य मेरा ये है कि मैं बच्चों को क्या लगाऊं नौकरी में। और बता रहा हूं मैं, आप लोग भी यही हो, मैं भी यही हूँ। इस बार गिन करके 50 बच्चे रीट में लगाऊंगा, स्टाम्प पे लिखवा लो मुझसे, 50 बच्चे क्या लगाऊंगा मैं, रीट में लगाऊंगा। और वो कैसे लगाऊंगा, मुझे पता है कैसे पढ़ाया जाता है। जिस कोचिंग पर जहाँ पढ़ाया था मैंने, तो मैंने वहाँ पर टारगेट बैच चलाए थे, वहाँ पर टारगेट बैच चलाए थे, तो मैंने मात्र 50 बच्चे लिए थे, 50 में से 43 बच्चों का रीट में सिलेक्शन दे के आया हूँ। फिर मैंने सोचा यार मैंने क्या किया, यदि ये बच्चे आज धौलपुर के होते तो किसी चौराहे पे खड़े होकर के कम से मुझसे नमस्ते तो करते। मैं कहाँ का हूँ, धौलपुर का हूँ। मैं कहाँ रहता हूँ, धौलपुर में रहता हूँ। मेरा समाज कहाँ पर है, धौलपुर में। मुझे बर्ताव किस लोगों के साथ करना है, धौलपुर के लोगों के साथ। ये झुंझुनू जोधपुर के बच्चों को मैंने पढ़ाया है, इनको टारगेट बैच में मिला करके पढ़ाया है। इनको सिलेक्शन कराने से ये कभी मुझे ना तो मिलेंगे, इनकी नौकरी जोधपुर में लगेगी। मेरा क्या काम पड़ रहा है जोधपुर में, और आज ये बच्चे मेरे धौलपुर के पढ़ाए होते, तो काम पढ़ने पर मुझे कम से कम मेरे हाथ तो खड़े होते ही लोग। तो देख लेना, गिन करके बता रहा हूँ, इस बार रीट का जॉब आने दो, 50 बच्चे लगाऊंगा गिन करके, क्योंकि मुझे पता है कैसे पढ़ाना है उनको। दिन रात रटाता हूँ मैं बच्चों को। जो पढ़ाए थे ना, हॉस्टल में रखता हूँ। कहाँ रखता हूँ, एक हॉस्टल रखता हूँ। खाना पीने की व्यवस्था वो खुद करेंगे, लेकिन उनको मैं दिन रात क्या करूँगा, मेहनत कराऊंगा। जो पढ़ाया है मैंने उसको क्या कराऊंगा, याद कराऊंगा, रटाऊंगा, टेस्ट लूंगा, उनके जितने टेस्ट ले सकता हूँ उतने टेस्ट लूंगा, लेकिन उसका क्या करूँगा, मैं सिलेक्शन कराऊंगा। ठीक है ना। तो होली के बाद में सिर्फ स्पेशल जीके का बैच क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। मात्र पर डे कितने घंटे पढ़ाया जाएगा, पर डे 2 घंटे से ज़्यादा हो जाएंगे, 2.5 घंटे भी हो जाए, 3 घंटे भी हो जाए, पढ़ाया जाएगा। पर डे 2 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। पर डे कितने सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, 2 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। और फीस मात्र आपको पता है 1000 रुपये मंथली रखी है अपन ने। फीस कितनी रखी है, 1000 रुपये मंथली। ये नहीं है कि अपन, और देखो इस बैच में वही बच्चे जोड़े हैं जो लगभग 5 महीने दे सकते हैं अपना, क्योंकि जीके में लगभग 5 महीने तो चलेंगे। आपको पर डे 4 घंटे पढ़ा के मैं जीके पढ़ा दूं, ऊपर से जाएगी। मुझे पता है बच्चों की साइकोलॉजी का, मुझे पता है। बेचारे बच्चे, छोटा सा माइंड है, कितना चीज़ याद रखेंगे, ऐसे याद नहीं होती जीके। जीके को समय चाहिए, पढ़ाई को समय चाहिए। धौलपुर के बच्चों की चीज़ देखिए मैंने, बरसाती मेढक है, वो बरसात आती है वो निकल के आ जाते हैं घर से बाहर, और बरसात चली जाती है पुनः घर में घुस जाते हैं। ऐसे तैयारी नहीं होती। जो सिलेक्शन हो रहा है ना, जो बच्चों का, जिनका सिलेक्शन हो रहा है, बेचारे 2-2, 3-3 साल से कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। समय देना पड़ता है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है दीवारों पर, 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रंगों का साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार न जाती है, कोशिश करने वालों की कभी, आपको बार बार कोशिश करनी पड़ेगी। दुनिया, अरे जो IAS RAS बनते हैं, कोई अलग खून होता है क्या उनका, गुलाबी खून होता है क्या उनका, या पीला खून होता है क्या, या फिर वो मंगल ग्रह से आए हैं क्या, या बुध ग्रह से आए हैं क्या। वो हम जैसे लोग हैं, हम जैसे लोगों के बीच में से बनते हैं। बस अंतर क्या है कि वो कंटिन्यू मेहनत करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, वैकेंसी आती है हम फॉर्म भर देते हैं, कोचिंग की शक्ल देखने जाते हैं, और ऐसा लगता है जैसे माँ बाप पर क्या करने आ रहे हैं, एहसान करने आ रहे हैं। ऐसे जीवन में सिलेक्शन नहीं होता। यदि ऐसे सोच कर आए हो ना, तो लौट करके घर पहुंच जाओ, पापा मम्मी का हाथ बटाओ काम में। अभी लावनी चल रही होंगी सरसों की, तो वहाँ काम करो,
फालतू बेचारे उल्टे झूठे सपने देख रहे हैं वो कि हमने बेटा कोचिंग भेजा है, कोचा, और बेटा जाकर के वहाँ पर क्या कर रहा है, इसी चौराहे पर खड़े होकर के सिगरेट के गुल चल रहे उड़ा रहा है, ठीक है ना। क्लास में बैठ करके पीछे वाले टेबल पर क्या कर रहे हैं, बैठ के कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, टीचर क्या समझा रहे हैं कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे आए हो ना, तो मैं कड़वा सच बोलता हूँ, मुंह पर बोलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को लगता है कई बार के बच्चे सर आप हमें डिमोरलाइज करते, नहीं डिमोरलाइज नहीं करता हूँ, सच्चाई बताता हूँ कि भेड़ चाल तो बहुत सारी चल रही है। एक भेड़ जब कुएं में कूदती है ना तो सारी भेड़ें गिरती है, उनको ये नहीं पता क्या मरना है किसमें जीना है, ठीक है ना। यदि दुनिया से हटके काम करना है तो सोच बदलो, ठीक है ना, और तरीका बदलो। जीरो लेवल से स्टार्टिंग करो पढ़ाई की, और हर चीज में किसका देखो 4 सब्जेक्ट है आपके, ये दुनिया के जो 4 सब्जेक्ट है ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है। एक तो मैथ है, एक इंग्लिश है, एक हिंदी और एक जीके है। ये 4 सब्जेक्ट पढ़ लो आप, और 4 सब्जेक्ट के अलावा फिर क्या बचा आपके में। हर कंपटीशन में लगभग मैथ आता है, हर कंपटीशन में लगभग हिंदी आती है, और हर कंपटीशन में लगभग क्या आती है, जीके आती है। अब बच्चों को समस्या कहां आती है, जीके का क्या है भंडार है भाई। जीके उसके लिए 3 प्रकार की हो गई, इंडिया की अलग जीके है, राजस्थान की अलग है, और वर्ल्ड की अलग जीके है। तो 3 प्रकार की जीके, उनमें भी 5-5 सब्जेक्ट हैं। उनमें भी कितने प्रकार के सब्जेक्ट हैं, 5 प्रकार के सब्जेक्ट हैं। आपकी हिस्ट्री अलग है, पॉलिटी अलग है, ज्योग्राफी अलग है कि नहीं, इकोनॉमिक्स अलग है, और क्या है, साइंस अलग है। तो अब ये क्या है बच्चों को कहीं ना कहीं, और एक प्लस करंट अफेयर अलग से है। तो ध्यान रखना ये 4 सब्जेक्ट आपने ढंग से कर लिए ना, मैथ, इंग्लिश, हिंदी और जीके, दुनिया का ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसको आप क्या नहीं कर सकते, क्रैक नहीं कर सकते, ठीक है। और यदि आपको लग रहा है कि सर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप क्रैक के सर से पूछ लो। मुझे धौलपुर छोड़े हुए कितने साल हो गए सर, 8-10 साल। तो और मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ, जयपुर में, लगभग सारी कोचिंग को पढ़ाया है मैंने, यही चीज देखा है मैंने, ठीक है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि दुनिया का ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है आपके सामने टिक जाए, लेकिन आप ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ेगी आपको। आपको जो सामने यहाँ पर जो टीचर से खड़ा होता है ना, तो आप ये मत चलो सर कि वो मुंह ठाक रहा है, आपसे पहले बहुत मेहनत करके आया है वो। टीचर जो पढ़ा रहा है उसमें सबसे बड़ा विश्वास होना चाहिए कि टीचर ने जो पढ़ा दिया है ना, इससे बढ़िया, क्योंकि वो यहाँ खड़ा होकर के आपको गलत चीज़ तो पढ़ा ही नहीं सकता, क्योंकि ये सरस्वती का क्या है, स्थान है, ठीक है ना। कभी कोई व्यक्ति टीचर का मुझे इतना पता है कि यदि उसको नहीं आती तो वो मना कर देता है कि भाई मुझे आज तो नहीं पता लेकिन कल देख करके बता दूंगा मैं, ठीक है। लेकिन यहाँ जो टीचर खड़ा है वो आप लोगों से 4 गुनी मेहनत करके आया है। उसको पता है कि क्लास के अंदर 50 बच्चे अलग अलग क्वेश्चन पूछोगे तो मैं कहाँ से आंसर दूंगा, इसलिए आपसे 4 गुना ज़्यादा उसको क्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। तो कभी टीचर की योग्यता पर क्या ना करें, शक ना करें। जो टीचर ईमानदारी से पढ़ा रहा है ना उसको पढ़ो, व्यवस्थित नोट्स बनाओ, व्यवस्थित डेली उसको याद करके लाओ, और प्लीज़ क्लास में कभी बैठ करके क्या ना करें, बात ना करें। और दूसरा मैंने आपको बैच के बारे में बता दिया है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि ये VSTC आपका टारगेट नहीं है। VSTC तो आपको ओनली पात्रता मिल जाएगी 2 साल की, VSTC करने के बाद क्या आपकी जॉब लग गई, नहीं लगी ना। आपको भविष्य में और बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम देने हैं। और आपको पता है कि रीट का जब वैकेंसी निकलती है ना, और रीट की वैकेंसी पे तो 15-15, 20-20 लाख फॉर्म भरते हैं, कितने 15-15, 20-20 लाख फॉर्म भरते हैं। तो आपको सोचो कितने लोगों को क्वालिफाई करके तब जाकर के नौकरी मिलेगी, ऐसे नहीं मिल जाएगी मुंह उठा करके। तो तैयारी ढंग से अभी से करो। ओनली ये टारगेट बना के आपको BSTC हो जाएगा, ठीक है, 300 पे 400-350 पे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। BSTC करने के बाद फिर क्या करोगे, कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो करनी है, या BSTC करने के बाद गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही आपको। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा टारगेट BSc ही नहीं है। चाहे आप CET की तैयारी कर रहे हो, चाहे पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई भी तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले तैयारी क्या चाहती है, मेहनत चाहती है। और मेहनत ईमानदारी से होनी चाहिए। और ये आपका दिल जानता होगा कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। ये आपका दिल अंदर खुद बोल देता है कि आप लोगों ने किस कंपटीशन के प्रति कितनी मेहनत करी है, कितनी मेहनत नहीं करी है, ठीक है। दिल सब बता देता है, गवाही दे देता है, अपने आप ही महसूस होता है यार आज मैंने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है ना। जिस दिन आपको लगे कि हाँ मैंने आज का कोटा पूरा कर लिया, 5 से 6 घंटे डेली पढ़ लिया, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हारा सिलेक्शन रोक जाए। बस ईमानदारी से पर डे के आप लोग क्यों कहते ना कि टीचर डेली कंटिन्यू पढ़ाए तो आपको ज्यादा समझ में आता है। रेगुलरिटी है कि नहीं, टीचर डेली रेगुलर पढ़ाए तो आपको ज्यादा समझ में आता है। और मैं हूं एक दिन पढ़ा के आज चला गया, फिर 3 दिन की छुट्टी कर ली, फिर 3 दिन बाद आया, फिर पढ़ा के, तो आपको भी समझ में नहीं आएगा, मजा नहीं आता है ना। सेम कंडीशन पढ़ाई की है, रेगुलरिटी होनी चाहिए, कम से कम 4 से 5 घंटे रेगुलर पढ़ाई करो। जो पढ़ाया जा रहा है उसको डेली पढ़ के आओ, फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपके सिलेक्शन को नहीं रोक सकती, ठीक है। चलिए, तो 5 से 7 मिनट खराब कर दिए आपकी, बाकी बात